नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें पहली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर है। वहीं पहली खबर महाराष्ट्र की नांदेड़ से है, जहां पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा है और पीएम ने कहा कि राहुल को जैसे जैसे अमेठी छोड़कर भागना पड़ा, वैसे वायनाड छोड़कर भागेंगे। दूसरी खबर आपको बिहार के भागलपुर से बता रहे हैं, जहां राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। एनडीए को 150 सीटें मिलेंगी। तीसरी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां कम वोटिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बीजेपी की 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो गई है। चौथी खबर महाराष्ट्र से है, जहां शरद पवार ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि एनसीपी किसने बनाई, बीजेपी ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी है। मोदी का करिश्मा पहले जैसे नहीं रहा। पांचवी और आखिरी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर पेच फंस गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको दोपहर 2 बजे की बता रहे हैं, जहां पहली खबर में प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां सभा को संबोधित किया। दूसरी खबर राहुल के दावे और वादे की है। वहीं तीसरी खबर बीजेपी के फिल्म फ्लॉप का बयान यहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव दे रहे हैं। और इसके अलावा चौथी खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है, जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा। और पांचवी खबर सिसोदिया की जमानत से जुड़ी हुई है। और खबरें अब विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की नांदेड़ में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने पहले चरण के मतदान में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कि इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वायनाड में राहुल गांधी को संकट दिखाई दे रहा है। जैसे वो अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ के आसपास दम घोटने वाला काम किया। इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। पानी का संकट एक दिन में नहीं पैदा हुआ। कांग्रेस के रवैये के चलते किसान कमजोर होते गए। ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, नांदेड़ में सभा को संबोधित किया है और इस दौरान जनता से, मतदाताओं से भी अपील की है कि आने वाले चुनाव में जो भी सीटें रह गई हैं वहां पर मत का प्रयोग करें और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी रूप से किस तरीके से देखा जाए? क्या कुछ समीकरण साधने की आज कोशिश की है? क्या कुछ इस पूरे दौरे के मायने? राहुल जी सब जिस तरह से बता दूं, जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा रहा, और जो महाराष्ट्र की 48 सीट है, वहीं पे कहीं ना कहीं शुरू से ही ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी का कि इस सीटों को निकालना है, कि जिससे कोई महाराष्ट्र ऐसा है जो पेच फंसा हुआ है, जो बटी हुई है सीटों। तो बार बार प्रधानमंत्री का दौरा महाराष्ट्र में होता है और बहुत बड़ी बात बोली है नांदेड़ में आके प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी को छोड़ के भागना पड़ा, उसी तरह उनको वायनाड से भी छोड़ के भागना पड़ेगा एक ना एक दिन। क्योंकि जिस तरह से जनाधार बढ़ता जा रहा है बीजेपी के और बीजेपी के लोग जीतते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने नांदेड़ में उनको भी धन्यवाद दिया जो 4 और 5 सीटों पे महाराष्ट्र में जो वोटिंग की है, तो उनको भी धन्यवाद देते हुए कहा। और ये भी बोला कि जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिससे देश तरक्की कर रहा है, ये बीजेपी का करते 2014 के आने के बाद जिससे 10 साल में देश की तरक्की हुई, उसको लेते हुए प्रधानमंत्री ने अपने रैली में ये पूरी बातें बोली। और राहुल गांधी पे बहुत बड़ा एक आक्रमण किया कि जिस तरह से अमेठी भी छोड़ के भागना पड़ा, वायनाड भी छोड़ के भागना पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल राहुल, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और साथ ही आज अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि हर 3 महीने में विदेश जाते हैं। पीएम मोदी ने 23-24 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी को लेकर लगातार सभाओं में जिक्र होने लगा है, क्या राहुल बनाम मोदी एक की लड़ाई, इसको तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे बीजेपी आगे इस तरह की बयानबाजी और देखने को मिल सकती है? देखिए सब एकदम जायज सी बात है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में लड़ती है और जितनी पार्टी है वो रीजनल तौर से स्टेट वाइज लड़ती है। तो कांग्रेस ही एक है जो पूरी सीट पर लड़ती है, भले इंडिया गठबंधन के थ्रू है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करेंगे तभी तो बीजेपी आएगी और बैकफुट पर लाए इनको अपने को आना पड़ेगा। तो उसी तरह से विपक्ष के ऊपर आक्रमण से अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो,
वो राहुल गांधी एक कमजोर कड़ी है, उस पे वो नस पे हाथ रखते हैं, वो जिस तरह से राहुल गांधी पे आक्रमण करते हैं तो पूरी कांग्रेस कमजोर हो जाती है, कि कांग्रेस में कोई किताबत नेता ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका को लेके वो कोई तीसरी नेता कोई खड़ा नहीं होने को तैयार होता है, तो उसको देखते कहीं ना कहीं राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है, जिससे कांग्रेस कमजोर हो, विपक्ष कमजोर हो, और उससे वाकई इस समय बीजेपी जो अपने फ्रंट फुट पे खेल रही है और पूरी तरह से राहुल गांधी को पूरी केंद्र बना के उस पर आक्रमण कर रही है, उनके प्रवक्ता हो चाहे बड़े नेता हो। ये सब बिल्कुल महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो तमाम दल यहाँ पर हैं। फिलहाल अगर समीकरणों की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? क्या सभी खाने फिलहाल सदे हुए नजर आ रहे हैं या फिर अंदर खाने में अभी भी किसी तरह की बेचैनी या फिर कहीं की तस्वीर ऐसी है जिसमें को लेकर आगे सियासत भी गर्मा सकती है? ये सब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें ना, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अदर दल हो, उनका अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो, अंदर अंदर अभी भी पता नहीं कौन क्या लेके आएगा। लेकिन एक अगर बीजेपी के और राज्यों में देखें तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अगर पहले चुनाव का अगर चरण देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी डरे हुए सब लोग हैं कि किसके पक्ष में वोट डला है। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी सर्वे जो भी है अभी भी कंफ्यूज, जिसने सर्वे टीवी चैनल ने की है, अभी भी अगर कोई कंफ्यूज हो तो महाराष्ट्र को लेकर कंफ्यूज हो। अभी भी पूरा समीकरण बनता हुआ नहीं दिख रहा कि एक तरफा कौन जीत रहा है, और पूरी तरह से खिचड़ी पकी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति को देखा जाए तो। नहीं सब बिल्कुल, ये तस्वीर भी लेकिन धीरे धीरे साफ हो रही है, देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा, एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने 12 मिनट के भाषण में रोजगार पर काफी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह से योजनाएं लाएंगे। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी ने के साथ ही सभा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो गई है और अखिलेश यादव ने पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में प्रचार किया। राहुल ने कहा कि ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार देंगे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधते नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, बिहार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव बड़ी सभा में शामिल हुए, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। क्या कुछ सभा में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का 400 पार का जो पिक्चर है फिल्में फ्लॉप हो गई है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ सियासी मायने? जी, सबसे पहले मैं बड़ी बात ये कह दूं, आज जो है सभा में सबसे बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि अग्निवीर का जिस तरह से प्रतिनियुक्ति की है उसमें कहीं न कहीं उसमें मतभेद है। सरकार इनका कांग्रेस का एनडीए का INDI गठबंधन का कहना है कि अग्निवीर का जो नियुक्ति की गई है वो गैर रूप से है, उसे पूर्ण रूप से दर्जा नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ के युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। मेन रूप से यह कहा जाए कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जुबानी जंग जो भी आपस में तेज हो गई है, कहीं न कहीं वो भी जनता को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका हितैषी हैं, आपका केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो वादे किए थे सारे से सारे फेल हो गए और मेरी सरकार अगर आती है तो मैं सारी की सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, यहाँ तक कि विशेष राज्य के दर्जा की बात है उसे मैं भी पूरा करूंगा। जी, राहुल गांधी का सीधे प्रधानमंत्री पर टारगेट है। प्रधानमंत्री को रूप से राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि जिस तरह से आपने जो है आपने इंडिया गठबंधन की ओर से जो भी बयान आता है वो बेफजूल है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री टारगेट में है राहुल गांधी का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निवीर का जो प्रतिनियुक्ति है वो गैर कानूनी है। मेरी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम अग्निवीर को एक विशेष रूप से दर्जा देंगे और फुल्ली उसको सपोर्ट करेंगे जिस तरह से अन्य सेना है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव गठबंधन की भी एक मजबूत तस्वीर दिखाई दी है। धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने बिहार में सभा में शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। और अब बात अगली खबर की, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन पहले चरण में सभी 4 सीटें जीत रहा है। हमने ब्लॉक वार बैठकें की हैं, इसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। बिहार की जनता जागरूक है और हम उन्हें सबक सिखाएंगे। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। 2014-2019 में मोदी ने जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए। अब जनता उनके बयानों और झूठे वायदों से थक चुकी है। और साथ ही कहा कि हमने वायदा किया है कि हम बिहार को विशेष दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहेंगे। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर भी आगे आए हैं तेजस्वी यादव और बयान देकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है और अब वो कह रहे हैं कि 400 पार की जो फिल्म है वो फ्लॉप हुई है, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। मोदी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब उनकी आरजेडी है और जो गठबंधन है वो बिहार के लिए कुछ करेगा, विशेष दर्जा के साथ ही विशेष पैकेज भी देंगे। क्या कुछ उनकी बातों के मायने? बड़ी बात ये बोल रहा है कि जहां भी सभा हो रही है, तेजस्वी की सभा हो रही है या राहुल की सभा हो रही है, एक दूसरे पर हमलावर है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है और जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं हितैषी हूँ। अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आपके साथ हूँ, खड़ा रहूंगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ी यह है कि खड़ा कौन होता है। जिस तरह से हमलावर तेजस्वी ने आज प्रधानमंत्री को भी टारगेट किया, अन्य पूरे केंद्र को टारगेट किया है कि ये बकवास है, कहीं कुछ नहीं है। जो भी योजना आई है केंद्र सरकार की सारी की सारी धरा डाल गई है, इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये तेजस्वी का कहना है। तेजस्वी ने बार बार हमलावर कह रहा है कि नहीं, मेरी सरकार आएगी तो मैं सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। जहां तक की बात है, इधर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी उनका कहना है कि ये मेरी सारी बातें निराधार है, ये बिल्कुल है, ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद है और भ्रष्टाचार है। तो ये लड़ाई जो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बेरोजगारी, ये इन बातों के बीच फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये देखना है कि जनता क्या करेगी और जनता का मूड क्या करती है। ये सबसे बड़ा विषय है जी। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन फिलहाल जो हवा का रुख किस ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आरजेडी नेता भी सक्रिय हैं और गठबंधन की जो मजबूत तस्वीर नजर आई जिसमें 2 लड़कों की जोड़ी, जिसमें राहुल गांधी अखिलेश ने भी सभा की है, तेजस्वी यादव मौजूद रहे, कितना नफा नुकसान आगे होगा और कितना कम से कम जो 40 सीटों पर कितना आरजेडी है, गठबंधन की सीटें फिलहाल स्थिति नजर आ रही, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं धर्मेंद्र? देखिए सर, वो तेजस्वी तो स्पष्ट कह रहा है कि 150 पार नहीं होने देंगे, लेकिन वही दूसरी पक्ष पार्टी कह रही है मैं 400 पार करूंगा। तो सोचने वाली बात है, एक दूसरे को क्यों कहेगा मैं खराब हूँ और अच्छा हूँ। सब तो एक दूसरे का आरोप लगाते ही हैं। सबसे बढ़ गई मतदाता की, जनता की बात रह गई। जनता हमेशा निर्भीक है, स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम क्लीन है। वो मूड बना चुकी है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, कब देना है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जनता तेज है, पहले की मतदाता नहीं है। आज की मतदाता है कि आपके साथ मैं रहूंगा, घूमूंगा और मतदान मुझे जिसको देना होगा, जिसके प्रति जिम्मेदारी बनती है या मेरी बन रही है, मैं उन्हें पोल करूंगा। ये सबसे मतदाता को समझाना और समझाना, देखना, ये बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। निश्चित तौर पर देखना भी यही महत्वपूर्ण होगा कि जनता को कौन समझाने में सफल होता है और 4 जून को क्या कुछ परिणाम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ऐसे में एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कह सकता है असली एनसीपी हम हैं, लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई, किसने इन्हें मंत्री बनाया। लोग इस पर हंस रहे हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़े और जीते, अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। ये लोग मुझे कहते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम पर ईडी एक्शन लेगा। इस पूरे मामले के आर्किटेक्ट प्रफुल्ल पटेल का घर जब्त किया है। बीजेपी को मालूम था कि महाराष्ट्र में वो नहीं जीत सकते, इसलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर ये कदम उठाए गए हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ है, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लोगों को डराकर साथ में लाना पसंद नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है और पीएम मोदी का बिना नाम लिए भी निशाना साधते नजर आए हैं शरद पवार। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, शरद पवार का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि असली
एनसीपी कौन है ये सभी जानते हैं और केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा क्योंकि वो जानते थे सामने से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तमाम बातें वो कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी बातों के सियासी मायने हो सकते हैं? देखिए सब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार का दर्द झलक रहा है। जिस तरह से पार्टी टूटी और अजीत दादा जिस तरह से अलग हुए और पार्टी के काफी कार्यकर्ता जिस तरह से अलग होकर चले गए एनसीपी के, तो इनका एनसीपी का जिससे सिंबल भी छीन लिया गया जो घड़ी है, और फिर उसके बाद एनसीपी अब दो भाग में बट गई। तो कहीं ना कहीं इनके बयान में दर्द भी झलक रहा था और एक तरह से केंद्र सरकार पे आक्रमण भी कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई का इशारा में धमकी देके और पार्टियों को तोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब शरद पवार हमेशा दूसरों की पार्टी तोड़ा करते थे और पहली बार ऐसा जो शरद पवार को चाणक्य माना जाता था राजनीति का, उनके घर को जब जिस तरह से पार्टी दो भाग में बट गई तो कहीं ना कहीं उनके दर्द झलक रहे थे और केंद्र सरकार पे आक्रमण कर रहे थे। बिना मोदी का बिना नाम लिए भी ये बोल लेते कि जिस तरह से एक जमाने में मोदी जी गुरु कहा करते थे मेरे को, और उस गुरु के घर का भी कहना उन्होंने सीबीसीआईडी की धमकी देके तोड़ दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरी राजनीति जिस तरह से हो रही है और जिससे रैलियों में एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो अब एक तरह से शरद पवार की देखा जाए तो शरद पवार एक तरह से दुखी हैं और दुखी मन से ये रैली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका दुख झलक भी रहा है कि जिस तरह से दुनिया की पार्टी तोड़ा करते थे, एक चाणक्य कहा करते थे, आज उनका ही घर टूट गया। और बारामती की बात करें ना ऋषभ, तो बारामती से उनकी बेटी लड़ रही है सुप्रिया सुले और फिर अजीत दादा की वाइफ सुमित्रा लड़ रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बारामती उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है, प्रतिष्ठा की बात हो गया। बारामती हारते हैं तो शरद पवार की राजनीति शायद रुक जाएगी। निश्चित तौर पर दर्द तो छलका है और साथ ही जो बातें वो कह रहे हैं कि जनता उनके मुताबिक ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती है जहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जनता के बीच में कितना अपनी बातों को रख पाते हैं और 4 जून को क्या कुछ परिणाम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप राहुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात अगली खबर की, जहां शनिवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी दायर की थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की थी। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है और कहा कि सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी तनु बालियान, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। क्या कुछ दलीलें दी गई हैं और क्या कुछ फिलहाल संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है? क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या जमानत उनको मिलेगी या फिर जो जिस तरीके से उनके खिलाफ पक्ष रखा गया है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या प्रभावित कर सकते हैं, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत याचिका जो है वो लगाई थी और दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो इस मामले पे आज उन्होंने सुनवाई हुई है और कोर्ट ने जो फैसला है वो 30 अप्रैल तक के लिए ऋषभ सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का जो है वो विरोध किया है और मामले की सुनवाई के दौरान जो सीबीआई है उसने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया और सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती है क्योंकि उन्हें कोर्ट द्वारा इस मामले में जो मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, वो बताया गया है। साथ ही सीबीआई ने ये भी कहा है ऋषभ कि सिसोदिया को अगर जमानत मिली तो आगे की जांच और गवाह जो है उनको वो प्रभावित भी कर सकते हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया के जो वकील है उन्होंने जमानत अर्जी वापस ले ली है। सिसोदिया के वकील का ये कहना है ऋषभ की अदालत जो है वो नियमित जमानत पर फैसला जो है वो कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वो अंतरिम जमानत की जो याचिका है वो वापस ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर ऋषभ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और अभी जो है वो पिक्चर थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है कि अभी मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इसका ग्राउंड पे बहुत ज्यादा ऋषभ फायदा देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं वो जेल के अंदर है और जो मुख्य चेहरा है अरविंद केजरीवाल वो खुद जेल में है, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए और आप मंत्री जो है आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये जो पार्टी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है। एक विक्टिम कार्ड जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्ले किया जा रहा है ऋषभ, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो चुनाव में मिलेगा और एक बहुत कांटे की टक्कर दिल्ली में देखने को मिलेगी। बिल्कुल तनु, इससे पहले हमने देखा केजरीवाल की जमानत याचिका भी खारिज हुई और जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बताया है, दलील दी है, क्या कुछ मायने इस दलील के हैं और
कितनी संभावना ये भी दिखाई देती है कि जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली, क्या मनीष सिसोदिया के केस में वो संभावनाएं नजर आती हैं या फिर कहीं ना कहीं आगे मुश्किल ज्यादा दिखाई देगी? जी बिल्कुल ऋषभ, आज जिस तरीके से तमाम दलीलें जो है वो दी गई है सीबीआई ईडी द्वारा, और वहीं मनीष सिसोदिया की जो वकील है उनकी तरफ से भी जो है वो तमाम दलीलें दी गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने भी जो है वो किंगपिन बताया है, और जिस तरीके से ये बातें सामने आती रही है कि वो मुख्य आरोपी है, लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, तो अगर इस पूरी पिक्चर को देखा जाए ऋषभ, तो अभी जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आ गए, एक बार को आशा जगी थी। मनीष सिसोदिया भी चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि जल्द बाहर मिलते हैं, तो ऐसे में पार्टी का तो पूरा भरोसा है कि मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव है वो प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे, लेकिन उनको कोर्ट से झटके पे झटका मिलता जा रहा है। ऐसे में उनका बाहर आना जो है ऋषभ वो बहुत मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अभी जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उम्मीदें बहुत कम है कि वो जल्दी जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ उनकी अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला जो सुरक्षित रखा है वो आगे सुनवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और ये 5 बड़ी खबरें थी जिसमें सियासी रूप से देखें तो लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा की है, इसके अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं की विपक्षी रूप से सक्रियता देखी जा रही है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।